हाँ तो बच्चों, कैसे हो आप सब? उम्मीद कर रहा हूं अच्छे होंगे, होने भी चाहिए। ये जो वीडियो मैं बना रहा हूं खास उन बच्चों के लिए बना रहा हूं जिन बच्चों को थ्योरी पेपर लिखने में दिक्कत होती है, और खास तौर पर लॉ का पेपर कैसे लिखते हैं। क्योंकि मैं फाउंडेशन पढ़ा रहा हूं, फाउंडेशन में लॉ पढ़ा रहा हूं, लॉ का सब्जेक्ट है मेरा, सीएस के बच्चों को लॉ पढ़ाता हूं। ठीक है, ये सीए के बच्चों के लिए भी रेलिवेंट वीडियो है, सीएस के बच्चों के लिए भी और सीएमए के बच्चों के लिए भी, और इनफैक्ट एलएलबी के बच्चों के लिए भी जो लॉ का पेपर लिखना चाहते हैं कि प्रेजेंटेशन क्या होती है लॉ के पेपर की। क्योंकि मेरे पास बहुत सारे बच्चों के मैसेज आ रहे हैं, व्हाट्सएप आ रहे हैं, उन बच्चों ने बोला या वीडियो पे कमेंट आ रहे हैं कि सर हमें लॉ का पेपर बता दीजिए कि प्रेजेंट कैसे करना है। याद हमसे हो जाता है, लिखना कैसे है, प्रेजेंट कैसे करना है, उनकी बात हमें और बता दीजिए। क्योंकि लॉ हमारे लिए बिल्कुल नया सब्जेक्ट है। क्योंकि आप 12th कर आए हैं, फाउंडेशन इंटरमीडिएट में पहुंचेंगे आगे चलकर, और लॉ बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। बच्चों के नंबर कट जाते हैं ड्यू टू लैक ऑफ प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन की कमी के कारण बच्चे को नॉलेज सब होती है, कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, लेकिन कैसे प्रेजेंट करना है, लिखना कैसे है, ये चीजें नहीं पता होती। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इंस्टीट्यूट आपसे किस तरह के क्वेश्चन पूछ सकता है। इंस्टीट्यूट आपसे सिर्फ 3 तरह के क्वेश्चन पूछ सकता है। कौन कौन से क्वेश्चन है बेटा? देखिए, पहला क्वेश्चन, 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, 3 तरह के क्वेश्चन इंस्टीट्यूट आपसे पूछ सकता है। पहला टाइप होता है बेटा एमसीक्यू क्वेश्चंस। और एमसीक्यू क्वेश्चन में बेटा कुछ नहीं होता, 4 ऑप्शन दिए होते हैं। एमसीक्यू क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दिए होते हैं, ए, बी, सी, डी। टिक लगा दो, सही हुआ तो बिंगो, नहीं हुआ सही तो टिंगो। अगर क्वेश्चन सही हो गया आपका तो बिंगो है, गलत हो गया तो टिंगो, 0। ऐसे क्वेश्चन आपने 12th में भली भांति अपने पढ़े भी होंगे, एमसीक्यू क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है। दूसरे क्वेश्चन होते हैं बेटा डायरेक्ट थ्योरेटिकल, या मैं लिख दूं इसे कि ये थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होते हैं। डायरेक्टली लिख सकते हैं कि ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। थ्योरेटिकल क्वेश्चंस, इन थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में भी 2 तरह के क्वेश्चंस होते हैं बेटा। इन थ्योरेटिकल क्वेश्चन में भी 2 तरह के क्वेश्चंस होते हैं। पहला होता है डायरेक्ट क्वेश्चन। पहला क्या होता है? डायरेक्ट क्वेश्चन। और दूसरा होता है बेटा डिस्टिंग्विश क्वेश्चंस। डिस्टिंग्विश क्वेश्चन या डिफरेंस बिटवीन। पहला तो एमसीक्यू हो गया बेटा, एमसीक्यू में समझाने लायक कुछ नहीं है, 4 ऑप्शन होंगे, एक सही होगा, उस पर आपको टिक लगाना है। अब आते हैं थ्योरेटिकल क्वेश्चन पर। एक तो होता है डायरेक्ट क्वेश्चन, एक होता है डिस्टिंग्विश बिटवीन क्वेश्चन। एक होता है डायरेक्ट क्वेश्चन, एक होता है डिस्टिंग्विश बिटवीन क्वेश्चन। इनके बारे में थोड़ा सा विस्तार में पढ़ेंगे। और तीसरे तरह का क्वेश्चन आता है बेटा केस स्टडीज क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या आता है? केस स्टडीज क्वेश्चन। इसमें आपको केस स्टडी गिवन होगी, उसके बारे में बताना पड़ेगा। तो एग्जाम में आपके 3 तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन, थ्योरेटिकल क्वेश्चन एंड केस स्टडी क्वेश्चन। थ्योरेटिकल क्वेश्चन में बेटा एक डायरेक्ट क्वेश्चन और एक डिस्टिंग्विश बिटवीन क्वेश्चन होता है। तो सबसे पहले मैं डिस्टिंग्विश बिटवीन की बात करता हूं, और मैं आपको बता दूं ये फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन और सेकंड टाइप के क्वेश्चन आपने क्लास 11th एंड 12th में पढ़े जरूर होंगे कि इन्हें प्रेजेंट कैसे करना है। फिर भी मैं आपको बताकर चलूंगा कि कैसे प्रेजेंट करना है। तो चलिए बेटा सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैं सबसे पहले आपको डिस्टिंग्विश टाइप के क्वेश्चन कराना चाहूंगा। किस तरह के बेटा? डिस्टिंग्विश टाइप। इस तरह के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, जब कॉपी आती है तो कॉपी में मार्जिन ड्रॉ है तो अच्छी बात, मार्जिन ड्रॉ नहीं है तो आप मार्जिन ड्रॉ कर लेंगे। मान लो ये क्वेश्चन नंबर 1 है तो आपने लिखा आंसर नंबर 1, आपने लिख दिया आंसर नंबर 1। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन था डिस्टिंग्विश बिटवीन एलएलपी एंड कंपनी।
तो आपने बेटा सबसे पहले लिखेंगे कि हम लोग डिस्टिंग्विश दे रहे हैं, डिस्टिंग्विश बिटवीन एलएलपी एंड कंपनी। एलएलपी और कंपनी के बीच में हमें डिस्टिंग्विश देना है। फिर आप बेटा 3 कॉलम बनाएंगे, टैबुलर प्रेजेंटेशन देनी जरूरी है। सबसे पहले कॉलम में आपको लिखना है बेसिस। सबसे पहले कॉलम में क्या लिखेंगे बेटा? बेसिस, बेसिस। दूसरे में मान लो आपने लिख दिया एलएलपी, एलएलपी, और फिर लिख दिया आपने कंपनी। एलएलपी और कंपनी के बारे में यहां पर आप बेसिस लिखेंगे, फिर उसके बारे में। और ध्यान रखिए बेसिस में सबसे पहले उनकी आपको मीनिंग या डेफिनेशन देनी जरूरी है। बाकी डिस्टिंग्विश में आप क्या देना चाहते हैं वो आपकी सरदा है, जो बाकी रेविलेंट है। लेकिन एमसीक्यू या डिस्टिंग्विश बिटवीन क्वेश्चन अटेम्प्ट करते वक्त डिस्टिंग्विश में देख लीजिए कि आप उनकी मीनिंग लिख रहे हैं या डेफिनेशन लिख रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले आप उनकी मीनिंग या डेफिनेशन जरूर दें, मीनिंग एंड डेफिनेशन जरूर दें। उसके बाद बाकी सारी चीजों के आप बारे में बताएं। इस तरह की चीजें आपने 11th-12th में पढ़ी होगी। यानी आप अगर डिस्टिंग्विश क्वेश्चन आता है आपके पेपर में तो आप लोग क्या करेंगे? टैबुलर प्रेजेंटेशन में क्वेश्चन को प्रेजेंट करेंगे। क्लियर है? सर जो इंस्टीट्यूट के पेपर आते हैं उसमें तो टैबुलर प्रेजेंटेशन होती नहीं है, वो तो सीधे सीधे आंसर दे देते हैं। पहली बात मैं आपको बता दूं बेटा, जो इंस्टीट्यूट आपको आंसर देता है वो सजेस्टेड आंसर होते हैं। वो ये कह रहा है कि इस तरह का आंसर होता है, वो एग्जैक्ट आंसर एग्जैक्ट किस तरह से बताता है, ये प्रोविजन होने चाहिए, ये पैटर्न होना चाहिए। पैटर्न नहीं बताता, प्रेजेंटेशन नहीं बताता, वो आंसर बताता है कि आपके आंसर में क्या होना चाहिए। पैटर्न या प्रेजेंटेशन नहीं बताता किस तरह से प्रेजेंट करना है। आंसर क्या हो सकता था वो बताता है, दैट इज सजेस्टेड आंसर, एग्जैक्ट आंसर नहीं है वो। तो प्रेजेंटेशन मैं आपको बता रहा हूं कि किस तरह से आपको प्रेजेंट करना है। आई होप आपको डिस्टिंग्विश टाइप के क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अब मैं डायरेक्ट थ्योरी वाले क्वेश्चन पर आता हूं कि थ्योरी वाले क्वेश्चन कैसे लिखने हैं। अब सेकंड टाइप के क्वेश्चन बेटा, सेकंड टाइप का ही पहला क्वेश्चन कि डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे आते हैं। मान लो हम पढ़ रहे हैं डायरेक्ट क्वेश्चंस हमें लिखने कैसे हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस हमें लिखने कैसे हैं। तो वही बात बेटा, पहले हम मार्जिन खींचेंगे। मान लो आंसर 2 आपसे पूछा फीचर ऑफ पार्टनरशिप, आंसर 2 आपने लिख दिया। आपसे पूछा कि फीचर ऑफ पार्टनरशिप बताइए, तो आंसर 2 आप लिख रहे हैं फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, फीचर ऑफ पार्टनरशिप। मान लो पहला फीचर मैंने लिखा, पहला ऑप्शन ए कि बेटा एग्रीमेंट होना जरूरी है, एग्रीमेंट होना जरूरी है, अंडरलाइन कर दिया। एग्रीमेंट के बारे में 2-4 लाइन आपने, 2 लाइन मान लो मैक्सिमम आपने बता दी। फिर आपने बी पॉइंट लिखा कि बेटा एटलीस्ट 2%, एटलीस्ट 2%, कितने पर्सन होने चाहिए बेटा? 2% होने चाहिए, अंडरलाइन कर दिया। एंड 2 लाइन इसके बारे में आपने बता दी। सी ऑप्शन मान लो आपने लिखा कि म्यूचुअल एजेंसी, म्यूचुअल एजेंसी, म्यूचुअल एजेंसी, इसे अंडरलाइन कर दिया। एंड सो ऑन, इसके बारे में 2 लाइन। ऐसे ही बांटो बेटा, एग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, हेडिंग बना दी। इसके बारे में आपने 2-1 लाइन, 2-1.5 लाइन आपने लिख दी। एंड सो ऑन, मान लो 4 नंबर का क्वेश्चन था, मैंने 4 पॉइंट लिख दिए। 6 का होता मैं 6 पॉइंट लिख देता। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को प्रेजेंट करना है। जो डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं बेहद आसान होते हैं, टू द पॉइंट लिखना है। रट्टाफिकेशन होता है इसी बात कि आपने जो लिखा हुआ है वो याद किया हुआ है, वो आपने लिख दिया। सीधे क्वेश्चन होते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन, डिस्टिंग्विश क्वेश्चन और डायरेक्ट क्वेश्चन। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन या एमसीक्यू क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ये सारी चीजें आपने क्लास 11th-12th में पढ़ी है। बच्चों को जो सबसे ज्यादा दिक्कत आ रही है बेटा, वो आ रही है थर्ड टाइप के क्वेश्चन में। कौन से क्वेश्चन में?
थर्ड टाइप के। सर केस स्टडी आएगी तो हम कैसे आंसर देंगे? तो चलिए बेटा थर्ड टाइप के क्वेश्चन पर हम चलते हैं। थर्ड टाइप के क्वेश्चन होते हैं केस स्टडीज टाइप क्वेश्चन। केस स्टडी टाइप्स क्वेश्चंस होते हैं, ठीक। इन्हें कैसे प्रेजेंट करना है समझाने के लिए बिल्कुल आसान केस स्टडी में ले लेता हूं। मान लो आपने कंपनी लो पढ़ा हुआ है, उसमें एक प्रोविजन है। एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं कि एक कंपनी में, एक प्राइवेट कंपनी है फॉर एग्जाम्पल, उसमें आपके टोटल मिलाकर 4 लोग हैं। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम कितने लोग चाहिए बेटा? 2 लोग चाहिए। कितने लोग हैं बेटा? 4 लोग हैं। तो प्राइवेट कंपनी क्या होगी? बन जाएगी, एलिजिबल है, प्राइवेट कंपनी है वो। अब वो 4 लोग बेटा कहीं घूमने जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं? कहीं घूमने जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अपनी बुलेरो में बैठकर कहीं लंबी सैर, लॉन्ग ड्राइव पर वो निकल गए। 4 लोग बैठे थे बेटा, आगे से ट्रक आ गया, उनका एक्सीडेंट हो गया। क्या हो गया? एक्सीडेंट हो। केस स्टडी बता रहा हूं मैं कि एक कंपनी है एबीसी लिमिटेड, उसके 4 मेंबर थे, 4 शेयर होल्डर्स थे। वो लोग चारों कार में बैठे हुए थे, जा रहे थे घूमने लॉन्ग ड्राइव पर। क्वेश्चन में लॉन्ग ड्राइव नहीं होगा, वो जा रहे थे। सामने से ट्रक आया और दे मेट विद एन एक्सीडेंट। एक्सीडेंट उनका हो जाता है, 4 लोगों की डेथ ऑन द स्पॉट हो जाती है। आपसे क्वेश्चन पूछा है क्या कंपनी डिसॉल्व हो जाएगी? क्या कंपनी को डिसॉल्व कर देना चाहिए, हाँ या ना? कमेंट करना है इस पूरी केस स्टडी पर। तो बेटा केस स्टडी मान लो कितने 4 से 6 नंबर की केस स्टडी आई, उस हिसाब से आपको क्वेश्चन प्रेजेंट करना है। क्लियर है? तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे प्रेजेंट करना है? तो भैया सबसे पहले तो आपको मार्जिन ड्रॉ करना है। मान लो ये आंसर 3 है। कौन सा आंसर है? आंसर 3। ये आपने कर दिया, ठीक। आंसर 3 में सबसे पहले आपको फैक्ट्स के बारे में लिखना है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको सबसे पहले तो ये समझना है। तो क्वेश्चन से ही 2-3 लाइन आपको उठा देनी है, लेकिन पूरा क्वेश्चन नहीं। क्वेश्चन के जो की फैक्ट्स हैं उनको आपको उठाकर लिख देना है। नहीं तो क्वेश्चन से लिया, क्वेश्चन से मान लो मैंने 1-2 लाइन आपकी ले ली, ये फैक्ट्स है। जरूरी नहीं है लेकिन आपको लिखना चाहिए ताकि एग्जामिनर को पता लग जाए। फैक्ट्स लिख दिया आपने यानी एग्जामिनर को पता लग जाएगा कि उसे नंबर देने हैं, आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है। यानी अगर आपने फैक्ट्स नहीं लिखा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको लिखना चाहिए ताकि एग्जामिनर को नॉलेज हो जाए कि आपको क्वेश्चन समझ में आ चुका है। ठीक है? ठीक है सर। उसके बाद आपको रेफरेंस देना है। आपको उसके बाद रेफरेंस देना है। ये रेफरेंस अगर मैं बात करूं तो किसकी बात कर रहा हूं? कंपनीज एक्ट की बात कर रहा हूं। तो कंपनीज एक्ट 2013, उसके किस सेक्शन की बात कर रहा हूं? मेंबर में गो, मेंबर में कम, मेंबर जाए आए कुछ भी, कंपनी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मेंबर अलग है, कंपनी अलग है। परपेचुअल सक्सेशन है, एक परपेचुअल सक्सेशन है। मेंबर के जाने से कंपनी पे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मेंबर और कंपनी दोनों सेपरेट है। तो यहां 2 सेक्शन 9 लग रहा है कंपनीज एक्ट का, कंपनीज एक्ट 2013 का। और 2 चीजें लग रही है बेटा यहां पर, परपेचुअल सक्सेशन, परपेचुअल सक्सेशन एंड सेपरेट लीगल एंटिटी, सेपरेट लीगल एंटिटी। ठीक है? सेक्शन 9 में दिया हुआ है प्रोविजन कंपनी एक्ट के। आप ऐसे नहीं लिखोगे, आप प्रॉपर लिखोगे अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट, अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 9 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। ऐसे पूरी लाइन लिखोगे तो देयर इज अ परपेचुअल सक्सेशन एंड सेपरेट लीगल एंटिटी ऑफ द कंपनी। तो बेटा इसके बाद इन्हें आपको एक्सप्लेन भी करना है, इन्हें आपको एक्सप्लेन भी करना है 2 to 3 लाइंस में। परपेचुअल सक्सेशन को 2 to 3 लाइन, सेपरेट लीगल एंटिटी 2 से 3 लाइन में आपको एक्सप्लेन, यानी तकरीबन दोनों मिला के 4 से 5 लाइन में आपको एक्सप्लेन करना है। क्या लिखेंगे? अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 9 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 द कंपनी हैव परपेचुअल सक्सेशन एंड सेपरेट लीगल एंटिटी। उसके बाद आप इन्हें एक्सप्लेन करेंगे। मैं आपको यहां पर एक बात बता दूं बेटा कि अगर आपको सेक्शन याद है, कॉन्फिडेंट है तो लिखिए वरना मत लिखिए। सेक्शन याद है तो लिखें वरना बिल्कुल ना लिखें, तुक्का ना लगाएं, बिना सेक्शन के लिख देना कि अकॉर्डिंग टू द रेविलेंट प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट। रेविलेंट प्रोविजन लगा देना सेक्शन 9 की जगह। जो भी सेक्शन हो, सेक्शन याद ना हो तो रेविलेंट प्रोविजन।
अकॉर्डिंग टू रेगुलेंट प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। इतना तो याद होगा ना भाई, 5 एक्ट है, 6 7 एक्ट है, एक्ट के नाम तो आपको याद होने चाहिए ना आपको। अगर एक्ट के नाम याद नहीं है तो आपने पढ़ा ही नहीं है कुछ। तो एक्ट का नाम तो आपको पता होना चाहिए कि केस स्टडी कहां से आई है, और इतना आप केस स्टडी देखकर समझ भी जाओगे। तो फैक्ट लिख दिए, रेफरेंसेस लिख दिए, अब आप उस पर एनालिसिस करोगे। एनालिसिस करोगे, एनालिसिस क्या होगा? ऑन द above references the condition is that the company अपना काम नहीं करेगी। यानी जो ऊपर रेफरेंस समझाए हैं उस रेफरेंस को अपनी केस स्टडी में लगा के बताना है आपको कि हाँ भाई ऐसा नहीं होगा। और बेटा दूसरी बात, केस लॉज अगर आपको याद है तो वेल एंड गुड। केस लॉ का नाम हम क्लास में बेटा केस लॉ पूरा करते हैं ना, पूरी पढ़ते हैं आप लोग केस स्टडी, तो पूरी नहीं लिख के आनी आपको केस स्टडी, आपको केस स्टडी का नाम। तो कोई बच्चा बता सकता है बेटा सेपरेट लीगल एंटिटी में कौन सी केस स्टडी थी? सैल्मन वर्सेस सैल्मन एंड कंपनी। तो ये केस स्टडी का नाम भी आपको देना है। तो मैंने 2 चीज बताई, सेक्शन याद है तो लिखिएगा, केस स्टडी याद है तो लिखिएगा। अपनी कोई केस स्टडी मत बताइएगा कि अजय राणा एंड कंपनी, ठीक है, अमित गुप्ता सर एंड कंपनी, इस तरह की अपनी केस स्टडी कोई ना बनाए। अरे एग्जामिनर तो देखते रहना ये केस स्टडी हुई थी तुझे नहीं पता। अपनी केस स्टडी कोई ना बनाए, याद है तो वेल एंड गुड, वरना लिखे ना। क्लियर है? तो एक तो सेक्शन और ये अगर आपने ये लिख दिया, एक इंप्रेशन जाता है एग्जामिनर के ऊपर, एक इंप्रेशन जाता है कि बच्चे ने डिटेल एनालिसिस किया हुआ है। फिर आप ऑन द अबव रेफरेंसेस एंड ऑन द अबव केस स्टडी, तो उसमें लगाना है कि आपकी जो केस स्टडी दी गई है उसमें ये प्रोविजन कैसे चल रहे हैं। ये रेफरेंस कायदे में क्या है बेटा? प्रोविजंस हैं जो इस लॉ में लग रहे हैं। और लास्ट में अपना क्या देंगे आप? कंक्लूजन। कंक्लूजन देंगे कि नो, कंपनी को नहीं बंद करना चाहिए, कंपनी को डिसॉल्व नहीं करना चाहिए। लेकिन बच्चा क्या करता है? केस स्टडी समझी, उसे दिखा नहीं डिसॉल्व नहीं हो सकती, और सीधा कंक्लूजन देता है और एग्जामिनर देता है 0 नंबर। एग्जामिनर क्या देता है बेटा? बिल्कुल 0 नंबर। तो दोबारा समझिए, बेहद इंपॉर्टेंट है। मान लो क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा, जो केस स्टडी मैंने आपसे ली, दोबारा सुनिएगा कि केस स्टडी में क्या हुआ कि 4 डायरेक्टर थे किसी कंपनी के, वो कहीं घूमने निकले, एक्सीडेंट हुआ, चारों की डेथ, क्या कंपनी डिसॉल्व हो जाएगी? आंसर इज नो। बच्चे ये लिखते हैं, ये भूल जाते हैं, एग्जामिनर नंबर कहां से दे देगा? नहीं दे सकता। तो आपको पहले फैक्ट्स, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन से 2-3 लाइन, 2 भी नहीं बेटा, 1-2 लाइन ही चुरा लो, क्वेश्चन से लिख दी कि क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है, एग्जामिनर को पता लग गया, आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। उसके बाद रेफरेंस लिख दो कि प्रोविजन क्या है इसके। मैं जो केस स्टडी आपको ली, सेक्शन 9 में इसके प्रोविजन दिए हैं कि कंपनी की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो परपेचुअल सक्सेशन और सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, और इसकी केस लॉ भी है, सैल्मन वर्सेस सैल्मन एंड कंपनी। पूरी केस स्टडी नहीं लिखनी, केस स्टडी का सिर्फ नाम। मैं हमेशा आपसे बोलता हूं केस स्टडी का सिर्फ नाम याद करना है। केस स्टडी रीड कर लीजिए, बट केस स्टडी का सिर्फ नाम लिख कर आएंगे। फिर एनालिसिस दीजिए कि क्या हुआ, यानी इस प्रोविजन को अपने क्वेश्चन पर लगाकर देखिए कि मेरे क्वेश्चन पर ये प्रोविजन कैसे एप्लीकेबल होते हैं। कि 4 लोगों की डेथ हो गई है, ठीक है, मेंबर्स डेथ हो चुके हैं, लेकिन जो बच्चा होगा बेटा, जो शेयर्स होंगे, इनके जो शेयर्स होंगे वो क्या हो जाएंगे? ट्रांसफर या ट्रांसमिशन टू लीगल रिप्रेजेंटेटिव या लीगल हायर कह लो, लीगल हायर, जो इनके बेटा लीगल हायर होंगे। देखो अगर अपनी मर्जी से करते हैं, यहां पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं बता दूं, अगर अपनी मर्जी से मैं शेयर किसी को ट्रांसफर कर रहा हूं, दैट इज ट्रांसफर ऑफ शेयर। ऑपरेशन बाय लॉ हो रहा है क्योंकि कानून के द्वारा हो रहा है। उनकी तो डेथ हो गई, 4 लोग ही, वो तो ट्रांसफर नहीं करेंगे अपने जान पहचान वाले लोगों को, बेटा कानून के द्वारा। ऑपरेशन बाय लॉ ट्रांसमिशन होता है, दोनों में हो रहा ट्रांसफर ही है, लेकिन अगर कानून के द्वारा होता है दैट इज ऑपरेशन, अपनी मर्जी से कर रहा है दैट इज ट्रांसफर। ये एनालिसिस में लिख दिया कि शेयर ट्रांसफर हो जाएंगे, कंपनी बंद नहीं होने की, नए मेंबर हो जाएंगे, ठीक। कंक्लूजन में लिखोगे नहीं ऐसा नहीं हो सकता, डिसॉल्व नहीं हो सकती, ऑन द बेसिस ऑफ अबव एनालिसिस। तो ये तरीका होता है क्वेश्चन को प्रेजेंट करने का। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूं बेटा, आपको सिर्फ ब्लैक बॉल पेन यूज करना एग्जाम में, ब्लैक बॉल पेन का इस्तेमाल करेंगे, किसी और कलर का पेन आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। सर ब्लैक जेल पेन का इस्तेमाल कर लूं, सर ब्लैक इंक पेन का इस्तेमाल कर लूं, नालायकों मैंने बोला ब्लैक बॉल पेन, ब्लैक बॉल पेन, बात खत्म है।
पेंसिल का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि बेटा एमसीक्यू तो आप पेंसिल से भरने हैं, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे हो, ये तो पेंसिल से ही करने हैं आपको। और पेंसिल से ड्रॉ कर सकते हैं। देखो जो मेन प्रोविजन है, मान लो आप फैक्ट लिख रहे हैं, फैक्ट लिखा अंडरलाइन कर दिया पेंसिल से, रेफरेंस अंडरलाइन कर दिया पेंसिल से, एनालिसिस कर दिया, कंक्लूजन कर दिया, कोई हेडिंग थी उसे कर दिया, कोई मेन सेक्शन था उसे कर दिया, कोई मेन पार्ट था सेक्शन का उसे कर दिया, केस स्टडी को अंडरलाइन कर दिया, जो आपको लगे कि मेन है। लेकिन ये अंडरलाइन वाले जो पॉइंट आप करेंगे पूरा पेपर खत्म होने के बाद, पूरा पेपर खत्म होने के बाद ही करेंगे। जब आप रिवाइज करो तो अंडरलाइन करो, क्योंकि सिर्फ बेमतलब का आप समय वेस्ट करेंगे। मान लो समय बचा तो आप अंडरलाइन करें, वरना ना करें। क्लियर है? प्रेजेंटेशन देने का यही तरीका है। दूसरी बात जो गलती करता है बच्चा, दूसरी गलती करता है, मान लो इस सेक्शन के 3 पार्ट थे, एक पार्ट अब कर दिया, एक पार्ट 2 पन्ने छोड़ के कर दिया, फिर चौथा क्वेश्चन कर लिया, फिर 5वां कर लिया, फिर तीसरे का C पार्ट कर लिया। ऐसे नहीं करना। जिस क्वेश्चन को कर रहे हो उसके सारे पार्ट एक साथ होने चाहिए, सीक्वेंस में होने चाहिए। ये उल जलूल तरीका ना करें। ऐसा तो चल सकता है पहले क्वेश्चन 3 कर लो फिर क्वेश्चन 5 कर लो, लेकिन जो उनके सब पार्ट है वो एक साथ ही करने हैं आपको। नया क्वेश्चन नए पेज से करना है। और ये तो आधा पेज बच गया, ये तो आधा पेज बच गया, ये बचा लूं। बेटा आपके घर से नहीं आ रहा पेज, आपको नया क्वेश्चन नए पेज से शुरू करना है, प्रेजेंटेशन देनी है, क्वेश्चन नंबर लिखना है, उसके बाद ये सारे काम करने हैं। और ध्यान रखिए, अगर आपने फैक्ट गलत लिख दिया तो सारा क्वेश्चन वो चेक नहीं करेगा एग्जामिनर, वो चेक नहीं करेगा। मान लो आप अभी कहने लगो सर हम घूमने जा रहे हैं, मैंने कहा बेटा कहां जा रहे हो? सर जा रहे हैं, जाने दो ना। बेटा कहां जा रहे हो? सर चले जाएंगे जहां मंजिल लेकर जाएगी। बेटा आपको अपनी मंजिल के बारे में पता होना चाहिए कि आपको कहां जाना है, तो इस फैक्ट से ही पता लग जाएगा कि आप कहां जाना चाहते हैं। फैक्ट गलत तो सब कुछ गलत। आप भले ही सब कुछ सही लिख दे, फैक्ट गलत लिख दिया, नंबर 0 मिल जाएंगे बेटा। और दूसरी बताया मैंने, सेक्शन का ध्यान रखना विशेष। आई होप आपको मदद मिली होगी। फिर भी कोई दिक्कत रह जाती है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर आप सभी को पता है 9528282801। आप मुझे व्हाट्सएप कर कर पूछ सकते हैं अगर फिर भी कोई। लेकिन केस स्टडी लिखने का तरीका यही होता है अगर आपको नंबर चाहिए। डायरेक्ट क्वेश्चन तो आप लिख लेंगे, डायरेक्ट, डिस्टिंग्विश, एमसीक्यू। दिक्कत सबसे ज्यादा है, मोस्ट इंपोर्टेंट जो केस स्टडी। लो के पेपर में तो केस स्टडी ही आएंगी भैया, लो के पेपर में आएंगी ही केस स्टडी। एक आधा लो ही होता है जिसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, वरना केस स्टडी के बिना तो लो ब्लाइंड है। केस स्टडी तो चाहिए और 4 स्टेप में इसका आंसर आपको लिखना है। सर कितने, मतलब कितने नंबर में कितना लिखना है? देखो अंदाजन मैं बताऊं तो नंबर्स में नहीं होता। ये कोई सीबीएसई या आपकी सीसीएस यूनिवर्सिटी नहीं है कि पन्ने भरने से नंबर मिलेंगे। एग्जैक्ट आंसर लिखने से नंबर मिलेंगे राजा। टू द पॉइंट आंसर लिखने से नंबर मिलेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि क्वेश्चन बड़ा है आंसर छोटा है, और ऐसा भी हो सकता है भैया कि क्वेश्चन बहुत छोटा है और आंसर बहुत बड़ा हो जाए। तो यहां लो है, लो में ऐसा भी हो सकता है कि बहुत छोटा सा आंसर है, 2 लाइन का आंसर है, 3 लाइन का आंसर है, 4 लाइन का आंसर है, और क्वेश्चन बेटा 6 नंबर का है। तो आप ये ना सोचें कि मेरी यूनिवर्सिटी की कॉपी है, मेरी बोर्ड की कॉपी, पन्ने भरने हैं मुझे, नहीं, ऐसा नहीं करना। बोर्ड में तो अगर आप पेपर देते हैं बोर्ड में, तो बोर्ड में क्या होता है, सीक्वेंस में नंबर होते हैं, वेटेज होती है। 3 नंबर में इतने वर्ड लिखने उतने लिखने। लो में ऐसा कुछ नहीं है, वर्ड की कोई लिमिट नहीं है। 3 नंबर में ज्यादा बड़ा क्वेश्चन भी हो सकता है और 6 नंबर में बहुत छोटा आंसर भी हो सकता है। डिपेंड करता है क्वेश्चन की क्रेमिंग पर कि क्वेश्चन में किस तरह का क्वेश्चन फ्रेम किया गया है, आपकी नॉलेज कितनी चेक हो रही है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, डाउट खत्म हुए होंगे। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, घर में रहें, स्वस्थ रहें और प्रॉब्लम पूछते रहें। बाय बाय।